नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बांग्लादेश में बेटियों के हक को छीनने की पूरी तैयारी हो गई है। सरकार शरिया लागू करने की प्लानिंग कर रही है। सरकारी स्कूलों से डांस और म्यूजिक टीचरों की नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश और इसी तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि अंतरिम यूनुस सरकार ने कट्टरपंथियों के दबाव में आकर के स्कूलों से म्यूजिक, डांस और शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया। अब मतलब यह है कि बांग्लादेश में भविष्य में ना तो डांस देखने को मिलेगा और ना ही संगीत सुनने को मिलेगा। डांस टीचरों की नियुक्ति रद्द करना सीधे सीधे महिलाओं के हक पर लिए तालिबानी फरमान लगाने जैसा है। कट्टरपंथी संगठन जैसे कि जमाते इस्लामी, इस्लामी आंदोलन, बांग्लादेश खिलाफत मजलिस और बांग्लादेश खिलाफत आंदोलन हाल के महीनों में सरकार पर खुला दबाव डाल रहे हैं। सरकार के फैसले को गैर इस्लामिक बता करके शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से धार्मिक मूल्यों पर आधारित करने का दबाव बना रहे हैं। इस्लामी चरमपंथी खुलेआम सरकार के हर फैसले का विरोध कर अपनी मनमानी कर रहे हैं। अंतरिम यूनुस सरकार इनकी उंगलियों पर नाचती दिख रही है। इसी को लेकर गेस्टों का एक पैनल हमारे साथ इस मुद्दे को लेकर के चर्चा करेगा, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। बांग्लादेश में म्यूजिक और डांस टीचर की नियुक्तियां रद्द। तालिबान की राह पर चला बांग्लादेश। इस्लामिक संगठनों के इशारे पर नाच रहे यूनुस। शिक्षकों की नियुक्तियां क्यों है गैर इस्लामिक एजेंडा? स्कूलों में म्यूजिक और डांस टीचर अब नहीं दिखेंगे। साथ ही भविष्य में इनकी नियुक्तियों को भी रद्द कर दिया गया है। आप सोच रहे होंगे हम अफगानिस्तान में काबिज तालिबानी सरकार के फरमान की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यह आदेश दिया है बांग्लादेश की अंतरिम यूनुस सरकार ने, जहां पिछले कुछ समय से सरकार पर बढ़ते इस्लामिक संगठनों के दबाव की वजह से देश भर में डांस टीचर और म्यूजिक टीचरों की भर्तियों को रद्द करने का आदेश दे दिया गया है। अमेरिका के एक सर्वे के मुताबिक साल 2019 तक बांग्लादेश में 89% सुन्नी मुस्लिम आबादी है और सिर्फ 10% हिंदू। इस मुस्लिम बहुल देश में अंतरिम सरकार ने प्राथमिक स्कूलों में गाने और डांस के टीचरों की नियुक्तियां करने की बात सामने रखी थी, लेकिन देश में कई इस्लामिक संगठनों को इससे ऐतराज हुआ और इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। बात इतनी नहीं है, बांग्लादेश में शरिया लागू करने की तैयारी हो रही है। बांग्लादेश में अगर शरिया लागू होता है तो महिलाओं के कई हक छीने जाएंगे। वो ना शिक्षा ले सकेंगी, ना मनचाहे कपड़े पहन सकेंगी और ना ही खुलेआम घूम सकेंगी। उनका हाल अफगानिस्तान की महिलाओं जैसा ही हो जाएगा। इस्लामिक संगठनों के निशाने पर यूनुस सरकार डांस टीचर्स की नियुक्ति के आदेश का हुआ विरोध। इस्लामिक संगठनों ने आदेश को बताया गैर इस्लामिक एजेंडा। शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों के पद भी किए गए खत्म। इस्लामिक संगठन ने अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के डांस टीचर की नियुक्तियों के फैसले का विरोध करते हुए इसे गैर इस्लामी एजेंडा करार दिया, जिसके बाद बांग्लादेश के प्राथमिक और जन शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा की कि अब प्राथमिक स्कूलों में गाने की शिक्षा के पद हटा दिए गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के सभी स्कूलों से शारीरिक शिक्षा यानी कि फिजिकल एजुकेशन टीचर के पद भी खत्म कर दिए गए हैं। तालिबान की राह पर बांग्लादेश। अफगानिस्तान के स्कूलों में संगीत पर पूरी तरह प्रतिबंध। बांग्लादेश में डांस और म्यूजिक टीचर की नियुक्तियां रद्द। इस्लामिक संगठनों की ओर यूनुस सरकार का झुकाव। बांग्लादेश में यह फरमान अफगानिस्तान में तालिबान की उस सख्त नीति की याद दिलाता है, जिसमें स्कूलों में संगीत पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया था। हालांकि बांग्लादेश अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा है। मोहम्मद यूनुस प्रशासन के ये यू टर्न ऐसे वक्त पर आया है जब उसने नीतिगत कई फैसले में इस्लामी समूहों के दबाव के आगे झुकाव दिखाया है। बांग्लादेश में इस्लामिस्ट अनकंट्रोल। शेख हसीना के हटते ही इस्लामिक समूह हुए ज्यादा एक्टिव। पहले से ज्यादा पावरफुल हुए हैं मुस्लिम संगठन। खुलेआम कर रहे हिंदू विरोधी और भारत विरोधी बयानबाजी। बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद जिन इस्लामिस्टों पर कंट्रोल रखा गया था, वो अब यूनुस सरकार के दौरान फिर से एक्टिव और पावरफुल होते दिख रहे हैं और गैर इस्लामिक दिखाई दे रहे हैं। सरकार के किसी भी आदेश का खुलेआम विरोध कर रहे हैं।
इनकी बढ़ती ताकत का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो लगातार हिंदू विरोधी और भारत विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं। उनकी ताजा मांग इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की है, जिसे वो चरमपंथी संगठन कहते हैं। देखना होगा क्या बांग्लादेश अपने भीतर पल रहे कट्टर इस्लामिक संगठनों को कंट्रोल कर पाता है या फिर उनके हाथों की कठपुतली बनकर उनके इशारों पर नाचते हैं। बांग्लादेश के स्कूलों में भले ही डांस टीचरों की नियुक्तियां रद्द कर दी हैं, लेकिन इस्लामिक संगठन अंतरिम यूनुस सरकार को अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं। न्यूज इंडिया के लिए पवन चौहान की रिपोर्ट। और इस पर हमसे बातचीत करने के लिए दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं और तारुफ भी करवा देती हूँ मैं आप लोगों का हमारे मेहमानों से। विनोद कुमार शुक्ला जी, विदेश मामलों के आप जानकार हैं। नूर अहमद अजहरी जी हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर भी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का। सबसे पहले मैं विनोद कुमार शुक्ला जी आपका रुख कर रही हूं, क्योंकि विदेश मामलों की जब बात आती है तो ये बहुत जरूरी हो जाता है समझना कि बांग्लादेश इन दिनों अपने हालात कुछ देशों के साथ तो सुधारना चाह रहा है, लेकिन जिस तरीके से अपने ही देश में इस्लामिक संगठनों का जो दबाव नजर आ रहा है यूनुस सरकार पर, सर ये किस हद तक बांग्लादेश की बर्बादी की कगार पर खड़ा करता जा रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि जो तख्ता पलट तथाकथित बांग्लादेश में हुआ था जी, वो उसके पीछे कट्टर इस्लामिक संगठन थे, और जो जिनको केयर टेकर इंचार्ज बनाया गया है बांग्लादेश के प्रशासन का, यूनुस साहब, उनकी अपनी कुछ व्यक्तिगत मजबूरियां थी या व्यक्तिगत कुछ इस तरह के इश्यूज थे। उनको उस समय मुकदमे चल रहे थे, वो जेल जा सकते थे, तो उन्होंने समझौते किए और ये सब मिला करके एक ऐसी स्थिति बनी जहां पर कट्टरपंथी संगठनों ने वहां की एक चुनी हुई सरकार को बाहर किया, और अब वो कट्टरपंथी अपने हाथ में के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं यूनुस साहब, और जैसा वो चाह रहे हैं, चाहे हिंदुओं पर हमला हो, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जाना हो, शरिया कानून को नाफिज करना हो, वो किया जा रहा है। अब इसके नुकसान कितने होंगे? बहुत सारे नुकसान तो हो चुके हैं। एक तो आप जो ग्लोबल उससे आप कट ऑफ हो गए हैं, आपकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। जो आप एक्सपोर्ट किया करते थे या जो आपको भारत से बहुत सारी सहूलियतें मिला करती थी, जिसके कारण वहां की इकोनॉमी में मिराकुलस चेंज हुआ है, वो सब गायब होना शुरू हो गया है। वो आप रिपोर्ट्स देखिएगा तो वो सारी चीजें स्पष्ट हो गई हैं। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसको सबको समझ लेना चाहिए कि जो इकोनॉमी थी, उस इकोनॉमी में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन महिलाओं का था। जैसे ही वहां पर शरिया नाफिज होगा, वैसे ही महिलाओं के राइट्स, महिलाओं के का मूवमेंट वो कर्टेल हो जाएगा, तो जो बचा खुचा है वो भी ध्वस्त हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये बांग्लादेश के लिए तो खतरनाक है ही है, हमारे लिए भी चिंता का विषय है, इसलिए कि हमारा पड़ोसी था, हम उससे बहुत सारी चीजें करते थे, और जब इस तरह की व्यवस्था होती है, हम पाकिस्तान में के तरफ हमने बॉर्डर फेंसिंग मजबूत कर रखी है, वहां से हम लोगों को नहीं आने देते जी। यहाँ पर हमारे फ्रेंडली रिलेशंस थे, और जब इस तरह की बातें होती हैं तो जो वहां पर सेक्युलर माइंडसेट वाले मुस्लिम हैं, या जब अनएम्प्लॉयमेंट होता है, बेकारी आती है और भूखमरी आती है, तो फिर उनके पास रिफ्यूज बनता है भारत। तो सारे के सारे जो इन्फिल्ट्रेशन की लड़ाई हम लंबे समय से लड़ रहे थे, वो इन्फिल्ट्रेशन और तेजी से बढ़ेगा। तो ये जितनी चिंता का विषय वहां पर शरिया कानून नाफिज होना उनके लिए है, उससे ज्यादा चिंता हमारे लिए, इसलिए कि हमारे यहाँ इन्फिल्ट्रेशन की बाढ़ लग जाएगी और वो सरकार के लिए रोकना मुश्किल हो जाएगा। कि एक बहुत चिंताजनक बात है। शरिया कानून लगाए जाने के और बहुत सारे मसले हैं जो प्रॉब्लम करेंगे। वो बांग्लादेशियों को भुगतना पड़ेगा। हाँ। वो भुगत रहे हैं और भुगतना पड़ेगा। ठीक है सर, लौट रही मैं आपके पास। हमारे साथ इस वक्त नूर अहमद अजहरी जी भी जुड़े हुए हैं, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं सर। मैं अब आपसे थोड़ा सा स्थिति बांग्लादेश की समझना चाहूंगी कि आपके लिहाज से क्या यह उचित कदम माना जाए कि डांस म्यूजिक के शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द कर दी जाए, फिजिकल एजुकेशन देने वाले शिक्षक की नियुक्ति रद्द कर दी जाए? देखिए, मैं फॉरेन पॉलिसी मामले में हमेशा भारत के साथ में रहा हूं, क्योंकि मैं अपने मुल्क का वफादार नागरिक हूं जी। और
मैं इतना जरूर कहूंगा कि शरिया कानून जो है, जिस पे अभी बात शुक्ला जी भी कर रहे थे, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि शरिया कानून जो है, जो पड़ोसी मुल्क हमारा एक अफगानिस्तान है, वहां भी शरिया कानून है। जी। जिस मुल्क में हमारे लीडर माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के वजीर आजम, बहुत बार जाते रहते हैं, बहुत सारे मामला अच्छे हैं वहां से, हम्म। तो वही है। दूसरा दूसरा मुल्क सऊदी अरब है, ईरान है, बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ शरिया कानून है, और हमारे हिंदू समाज के भाई भी वहां पर रह रहे हैं। तो शरिया कानून का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि शरिया कानून है तो किसी को कोई कोई दूसरे समाज का कोई बंदा है तो उसके साथ कुछ गलत हो। हमारे यहाँ एक पड़ोसी मुल्क हमारे पाकिस्तान है, जहाँ बहुत सारे मामला इस तरह के होते रहते हैं, सुनने में आते रहते हैं। बांग्लादेश भी उसी लाइन में है। बांग्लादेश भी आजकल पाकिस्तान की तर्ज पर है हमारे खिलाफ। तो हम इतना इतना जरूर कहेंगे कि बांग्लादेश का ये जो यूनुस साहब हैं, इनसे हमारे मुल्क के जो वजीर आजम हैं, उन्हें एक भारत में एक कमेटी तैयार करके, वैसे तो फॉरेन पॉलिसी मामले में जो भारत सरकार करेगी मैं साथ में हूँ, लेकिन आपके चैनल पर मैं बैठा हूँ तो इतना जरूर कहूंगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को एक विदेश मंत्रालय के जरिए या प्रधानमंत्री कार्यालय के जरिए एक टीम गठित करनी चाहिए, और ये जो यूनुस सरकार है, इससे बात करनी चाहिए कि वहां पर लगातार जो हिंदू समाज पर, जो वहां अल्पसंख्यक है हिंदू, वहां उनके साथ अत्याचार या गलत जो भी हो रहा है, वो क्यों हो रहा है और वो कब तक होगा। ये जुल्म ज्यादती का जो माहौल वहां बना रखा सर, है, अगर कोई देश पूरी तरीके से शरिया कानून को लागू कर देता है संविधान के तहत, तो ऐसे में क्या समझा जाए? क्योंकि अभी आप जैसे वहां अल्पसंख्यकों का भी जिक्र कर रहे थे कि अगर हिंदू है और उनके साथ अत्याचार हो रहा है, तो क्या उनके भी तमाम हक छिन जाएंगे उनसे, और बहू बेटियां पूरी तरह घर में कैद होंगी? जी जी सर। शरिया कानून का मतलब तो ये सबका हक देना है। शरिया कानून का मतलब तो ये है कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना है। शरिया कानून का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कट्टरपंथ वहां पर बढ़ जाएगा। आप लोग जिसे चाहे कट्टरपंथी कह दें। महिलाओं को आजादी होगी? जी सर, महिलाओं को आजादी होगी ऐसे में? नहीं होगी। आप बताएं, अभी अभी आप हमारे ही मुल्क में मुत्तकी साहब आए थे, आमिर खान मुत्तकी, और उन पर ये इल्जाम लगा दिया था, आप लोगों ने ये इल्जाम लगाया था कि वो जो है औरतों को, जो पत्रकार महिला है, उनसे उनसे बात करना नहीं चाहते। दूसरे दिन जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा मैंने तो किसी को मना नहीं किया, हमारे यहाँ खुद महिला पत्रकार है। तो अफगानिस्तान में खुले खुले तौर से शरिया कानून है, और वहां पर महिलाओं को अधिकार, हमारे ही मुल्क में बैठ करके अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री थे वो बता रहे थे। तो मैं समझता हूं कि जो बहुतान तराशियां हैं, ये नहीं होनी चाहिए कि शरिया कानून होगा तो औरतों को गला घोट दिया जाएगा, कि औरतों को कमरे से निकलने नहीं दिया जाएगा, उनको कैदी बना दिया जाएगा। तो फिर सर, ये अलग से कोर्ट क्यों किया जा रहा है कि डांस, म्यूजिक, इन शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द कर दी जाएंगी, बहू बेटियों का हक छीन लिया जाएगा? शरिया कानून लागू अगर होता है तो यह शरिया कानून लागू करने पर विचार विमर्श किया जा रहा है, तो फिर हर बार जब शरिया कानून की बात आती है तो यहाँ पर बहू बेटियों का जिक्र क्यों आ जाता है, महिलाओं का जिक्र क्यों आ जाता है? आप कहते हैं कि उनकी आजादी नहीं उनसे छीनी जाएगी। डांस करना और अश्लीलता फैलाना, और ये किसी भी सर, तरह क्लासिकल से डांस फॉर्म्स कभी देखा है आपने? उसमें भी अश्लीलता होती है क्या? डांस तो वो भी है। क्या कभी आपने कोई क्लासिकल डांस फॉर्म देखा है या कोई फोक नृत्य देखा है? सर, डांस फॉर्म तो वो भी है, क्या उसमें कोई अश्लीलता है? तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, डांस हमारे इस्लाम का हिस्सा नहीं है। भारत में भी रहने वाले जो उलमा हैं, आप उनसे ही बात अगर करेंगे, हमारे जो मदारिस से बहुत सारे स्कूल कॉलेज हैं जहां पर डांस शिक्षा दी जाती है, लेकिन कभी आपने नहीं सुना होगा किसी मदरसे में किसी आलिम, किसी फाजिल, किसी मौलाना ने कोई डांस का क्लास लगाया हो। हमारे डांस है। तो इस्लाम के अनुसार देश चलेगा सर, संविधान के अनुसार नहीं? नहीं, संविधान, मैं इसीलिए तो भारत का रहने वाला कोई मौलाना ये नहीं कहता कि तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो। आप यहाँ पर आजादी है अपने मजहब के हिसाब से रहने के लिए, तो वो आजादी हमें भी है। तो हमारे यहाँ डांस कल्चर नहीं है, हमारा मजहब इजाजत नहीं देता है, तो हम नहीं करेंगे। अब कोई हमसे जबरदस्ती करवा भी नहीं सकता। वहां जो लोग जो शरिया कानून लागू कर रहे हैं,
तो वो उनके मुल्क के मसाइल हैं। हमारे मुल्क के जो विदेश मंत्रालय है वो तय करे, बात करे ना। टीवी चैनल ही थोड़ी ना तय करेंगे क्या, कहां पर क्या होगा क्या नहीं। वहां जो जुल्म ज्यादती हो रही है, नरेंद्र मोदी सरकार क्या कर रही है? सिर्फ ये चैनलों पर बताया जाएगा कि वहां पर जुल्म हो रहा है, ज्यादती सर हो रही है। शरीयत में ये लिखा है क्या कि सर शरीयत के अनुसार मैं आपसे जानना चाहूंगी थोड़ा सा और, सर सुन तो लीजिए। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि शरीयत में क्या ये भी लिखा है कि आप गाने सुन भी नहीं सकते हैं? बिल्कुल नहीं सुन सकते हैं गाने। नहीं सुन सकते हैं, ठीक है सर। नहीं सुन आप सकते हैं। क्या फोन का इस्तेमाल किया जा सकता है सर? इसकी अनुमति है? बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। जरूरत ये जिन लिखित चीजों है? की बहुत ज्यादा जरूरत। लिखित है? जी लिखित है? बिल्कुल बिल्कुल है। ठीक है। अरे भाई लिखित आप लिखित क्या होता है एंटरटेनमेंट भाई? सर, आप एंटरटेनमेंट आप सर टीवी देख सकते हैं? अरे मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, टीवी देखने का मतलब ये है कि ये हुक्म ऐसा है कि कोई जो जो इसको गलत मानता हो तो किसी को एतराज नहीं, जो इसको सही से सही मानता हो तो किसी को एतराज नहीं। ये शरीयत का हुक्म है। शरीयत जो है किसी पर थोपी नहीं जाती है। शरीयत बताई बताई जाती है कौन मानना है कौन नहीं मानना है। रही बात मोबाइल सुनने की, जो वक्त की जरूरतें हैं, ये के बाद दी करे वक्त की जरूरतों को वक्त की जरूरतें कैसे बदलती है आपके अनुसार? क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि ये बदल जाए तो बस बदल जानी चाहिए, लेकिन आप लोगों के अनुसार महिलाओं से हमने अक्सर सुना है सर, हमने महिलाओं से अक्सर सुना है कि उन्हें तो फोन तक इस्तेमाल करने की इजाजत जल्दी नहीं दी जाती है कि कहीं उससे भी उनका माइंड वॉश ना हो जाए। तो सर ये तो मानसिकता और विचारधारा की बात हो जाती है सर। अरे मैडम, बहुत खुल करके कह रहा हूं, मैं बहुत खुल करके बोलने वाला व्यक्ति हूं। आपके जो खबरी लाल हैं वो जो जाते हैं ना, जो वहां हमारे यहाँ जो औरतों के पास, तो उन्हीं औरतों के पास जाते हैं ढूंढ के जो आपके जो इस्लाम के खिलाफ बोलती है। आप जाइए कभी मदारिस इस्लामिया में, जहां 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 महिलाओं के कॉलेज है, महिलाओं के स्कूल है, महिलाओं के मदरसे हैं, जाइए पूछिए वहां की जो मौलमात है, पूछिए उनसे सवाल आप कीजिए, वो आपको जवाब देगी। अब आप किसी आजाद ख्याल महिला से सवाल सर करेगी, तो फिर तो उस फिर अनुसार आप कहेगी ठीक है कि उन्होंने तो सर। चलिए ठीक है, आपकी ये बात भी मान ली कि हम सिर्फ उन्हीं महिलाओं के पास अगर जा रहे हैं, सर उन महिलाओं पर आप क्या कहेंगे जो कि इस्लाम से ताल्लुक रखती हैं और मुस्लिम कम्युनिटी से आती हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट के फील्ड में है, वो फिल्में भी कर रही हैं, वो सीरियल्स भी कर रही हैं, वो शोज भी कर रही हैं, गाने भी गा रही हैं, अपना परिवार भी चला रही हैं? नहीं, कोई अगर डांस कर रहा है, कोई डांस का कारोबार कर रहा है, चला रहा है, तो कोई कभी किसी मौलाना, किसी आलिम, किसी फाजिल ने, किसी इस्लाम के जिम्मेदार ने जाकर के उन्हें रोका है क्या? हमारा काम है दीन बताना। कोई नहीं मानना तो वो जाने। हमने आपसे कहा हमारे दीन में आजादी है। दीन थोपा नहीं जाता किसी पे। तो सर यही तो हम पूछ रही हूँ कि यहाँ बांग्लादेश आपके में अगर चैनल उसे पर लागू करने की बात की जा रही है तो सर ये तो थोपने की बात हो गई। ठीक है विनोद सर, इतनी देर से आप भी खामोशी के साथ सुन रहे हैं सर। मैं अब आपसे थोड़ा सा समझना चाहूंगी कि सर ये कैसी मानसिकता है? एक तरफ कि दीन है, आजादी है, लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश में जब ऐसी खबरें सामने आती हैं और हम सुनते हैं कि डांस म्यूजिक पर ब्रेक लगा दिया जाए, उनके शिक्षक नियुक्त ना किए जाए, तो सर ये तो एक तरीके से थोपना हुआ। उन्हें ये पावर देखिए हासिल है। देखिए अरे आजारी साहब आपका नाम विनोद है क्या? ठीक है। देखिए सुरभि, मुझे लगता है कि ये जो बातें कही जा रही हैं इसको बहुत शुगर कोटेड करके बोला जा रहा है कि शरिया में आज़ादी है। अफगानिस्तान का उदाहरण दिया। अफगानिस्तान में लोगों को स्कूल जाना तक, महिलाओं को स्कूल जाना तक रोक दिया गया है। और जिस मुस्तकी की बात कर रहे हैं आमिर खान मुस्तकी साहब को, पहले महिलाओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आने दिया गया। सरकार के इंटरवेंशन, भारत सरकार के इंटरवेंशन के बाद दूसरे दिन इजाजत हुई। वो इनडायरेक्ट इंटरवेंशन था, सीधे तौर पर दिखता नहीं है, लेकिन जिसको बोलते हैं बैक चैनल से उनको वो किया गया। अब बात जो शरिया कानून में स्वतंत्रता की बात है, उसकी बात है। अगर इतना ही स्वतंत्र है तो सेक्युलर कानून को बदल करके शरिया कानून लागू करने की जरूरत क्या है? जब वहां पर सेक्युलर कानून है, अब तक जो 71 का बना हुआ कानून है, वो तो उसको हटाने की क्या जरूरत है? आप हटा रहे हैं, इसका मतलब उसमें बहुत सारे ऐसे परिवर्तन कर रहे हैं जो आप जमाते इस्लामी जो इसको चाह रहा है, जमाते इस्लामी, और वहां एक और नेता है मोइनुद्दीन रबानी,
ये इन लोगों के नेताओं के दबाव में आप ये सब कर रहे हैं। भारत में ये कहना बहुत आसान होता है। अभी अजहरी साहब ये कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी को ये यूनुस सरकार से पूछना चाहिए कि हिंदुओं पर अत्याचार कब तक खत्म होगा। इसको बताने की क्या जरूरत है, साफ है, उनके पास ऑप्शन है, या भाग के भारत आ जाएं या इस्लाम स्वीकार कर लें, उनके पर अत्याचार खत्म हो जाएगा। बहुत साफ बात है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और यही होता है, और ज्यादातर इसी तरह अत्याचार किया जाता है, और उसके बाद वहां पर होता है ये सारी चीजें, कन्वर्जन होती हैं या बाहर लोग भाग करके आते हैं। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस ऐसा नहीं है। अब मसला ये है कि भारत में जो लोग चाहते हैं फॉलो करें या जो लोग चाहते हैं नहीं फॉलो करें, उसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पर सेक्युलर सरकार है, और सेक्युलर सरकार मजबूती के साथ लागू करती है, और कोई आदमी अगर ऐसा करेगा तो उस पर सरकार का कानून लागू होता है। जहां पर आप मीडिया में हैं, उसमें हैं, लोग जाते हैं ऐसी जगहों पर, खबरें आती रहती हैं जहां पर मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हो जाते हैं, वहां पर छुट्टियां बदल दी जाती हैं, फ्राइडे को छुट्टी कर दी जाती है। फिर सरकार का भी कल ही मध्य प्रदेश की खबर थी, फ्राइडे को छुट्टी कर दिया गया। तो जब सरकार का वहां पर डंडा चला तो फिर उसमें परिवर्तन हुआ। एक और बात, अजहरी साहब कह रहे थे कि आजाद ख्याल महिलाएं जो हैं वो गलत बयानी करती हैं। मतलब आजाद ख्याल महिला होना अपने आप में गलत है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। कम से कम भारत के संविधान के तहत तो ये कोई कहे कि कोई महिला आजाद ख्याल की है, उसके पास अपनी आइडेंटिटी है, उसके पास अपना ओपिनियन है, तो गलत है ये कहां से है? यही चीज है जो शरिया और सेक्युलर कानून को अलग करता है। शरिया के हिसाब से आपका अपना कोई ख्याल नहीं हो सकता है, आपको एक पर्टिकुलर कानून के हिसाब से चलना है, और वही पाकिस्तान में लागू करने की कोशिश की जाती है, जहां पर सजा पब्लिक स्कूल, उस पर स्टोनिंग की जाएगी, फांसी दी जाएगी पब्लिक स्कूल, उस पे ये इस तरह की चीजें हैं। भारत में भी वो है, और बांग्लादेश में भी जो मैरिज और डिवोर्स हैं वो इस्लामिक लॉ हैं, शरिया कानून से हैं। भारत में भी वैसी स्थिति है। सिर्फ जो क्रिमिनल लॉज हैं वो सेक्युलर लॉ हैं भारत में भी। जो मुस्लिम लॉ हैं मैरिज और डिवोर्स और सक्सेशन में है। तो ये सारी चीजें हैं। अब कंप्लीट शरिया लॉ लागू करने की कोशिश उस तर्ज पर की जा रही है जैसा अफगानिस्तान में है। एक और बात है सुरभि, जिसको समझ लेना चाहिए। बात हो रही थी ईरान की, सऊदी अरब की। मुझे लगता है कि अजहरी साहब को जिस तरह के बदलाव ईरान में, इराक में, सऊदी अरब में, कतर में, बाकी सब जगहों पर हो रहे हैं, उसको देखना चाहिए। ईरान में तो हमने ये भी देखा सर कि जब विरोध हुआ था तो किस तरीके से वहां पर बुर्का अपलिफ्ट कर दिया गया था, यानी कि उस बैन को हटा दिया गया था। सबसे एक छोटी सी बात सुरभि, बिना महरम के मुस्लिम औरत शरिया कानून के हिसाब से बाहर नहीं जा सकती। बिल्कुल सर, ये बताइए क्या किस तरह का नियम है और क्या इसको लागू सर, क्योंकि समय का अभाव है तो मुझे आप लोग को रोकना पड़ रहा है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अपनी बात को रखने के लिए। विनोद कुमार शुक्ला जी को आपने सुना, विदेश मामलों के जानकार। नूर अहमद अजहरी जी, इस्लामिक स्कॉलर, हमारे साथ जुड़े और अपनी अपनी बात दोनों ने रखी।